कैसे सिर्फ एक 3 टन की मिसाइल 800 किलोमीटर में फैले एरिया को तबाह करने की ताकत रखती है। कैसे ये मिसाइल्स खुद अपने टारगेट को ढूंढकर आवाज की गति से भी ज्यादा तेजी से उड़ते हुए अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। बिना देरी किए इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद है आपको ये समझाना कि मिसाइल्स क्या होती हैं, ये काम कैसे करती हैं, इनकी जरूरत क्यों है, कितने प्रकार के मिसाइल्स होते हैं, कितने देशों के पास मिसाइल्स हैं और हमारी इंडिया के पास किस किस तरह के मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। मेरा नाम है आशु। शुरू करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि मिसाइल क्या होती है। मिसाइल सिर्फ एक उड़ने वाला बॉम्ब नहीं होती। मिसाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड वेपन सिस्टम है। ये ऐसी नहीं है कि कहीं भी रखो और फट जाए बॉम्ब की तरह। मिसाइल स्मार्ट होती हैं। मिसाइल्स में रेडार्स, इंफ्रारेड, लेजर्स, जीपीएस और ऑप्टिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिससे वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। हर मिसाइल में ये 4 की सिस्टम्स होते हैं। प्रोपल्शन, जिससे वो जमीन से ऊपर उड़ सके। गाइडेंस, जिससे पता चले कि मिसाइल्स कहाँ जा रही है। कंट्रोल, जिससे उसे कंट्रोल किया जा सके। और पेलोड, जिसमें धमाका हो। तो पहले इन चारों को डिटेल में समझते हैं। पहला है प्रोपल्शन। तो मिसाइल को उड़ाने के लिए वही चीज यूज की जाती है जो रॉकेट को उड़ाने के लिए यूज की जाती है। इन दोनों में ही होता है या तो सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में फ्यूल जैसे कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीडाइजर यानी एमोनियम परक्लोरेट को मिक्स करके सॉलिड बना के मिसाइल के ओवरऑल फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। और लिक्विड फ्यूल में हाइड्रोजन और केरोसिन को लिक्विड फॉर्म में फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। और मिसाइल के लॉन्च के लिए या उड़ने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मिसाइल फ्यूल बर्न होकर थ्रस्ट बनाता है जो है एक्शन, और ये थ्रस्ट मिसाइल पर एक अपवर्ड फोर्स लगाती है जो है रिएक्शन, जिसके वजह से मिसाइल उड़ने लगती है। फ्यूल के बाद आता है गाइडेंस, और इसमें होते हैं एक्टिव, पैसिव और कमांड गाइडेंस। एक्टिव गाइडेंस, इसमें मिसाइल रेडार के जरिए अपने टारगेट को डिटेक्ट करती है। जब रेडियो वेव्स टारगेट से डिफ्लेक्ट होकर वापस मिसाइल की तरफ आते हैं तो मिसाइल इन्हें डिटेक्ट करके ये पता लगाती है कि उसका टारगेट कहां और कितनी दूरी पर है। लेकिन एक्टिव गाइडेंस मिसाइल के आखिरी फेज में यूज किया जाता है ताकि मिसाइल अपने टारगेट को लॉक एंड लोड करके अटैक कर सके। पैसिव गाइडेंस में मिसाइल खुद अपने टारगेट के भरोसे होती है। आसमान में जो जेट्स उड़ते हैं ना, वो अपने इंजन की वजह से रेडिएशन रिलीज करते हैं जो वातावरण में फैलती रहती है, और ये रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। बस पैसिव गाइडेंस में मिसाइल इसी रेडिएशन को डिटेक्ट करके ये पता लगा लेती है कि उसका टारगेट कहां पर और कितनी दूरी पर है। इसके बाद कमांड गाइडेंस, जिसमें मिसाइल के लॉन्च के बाद एक रिमोट लोकेशन जैसे कि ग्राउंड स्टेशन या किसी स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल भेजकर मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल में मेन काम होता है मिसाइल को अपने पेलोड के साथ सही सलामत उसे अपने टारगेट तक पहुंचाना, वो भी एकदम एक्यूरेट, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो मिसाइल गलत टारगेट पर अटैक कर सकती है। इसलिए मिसाइल्स में कई चीजें यूज की जाती हैं जैसे कि एरोडायनेमिक्स कंट्रोल सरफेस, जिसमें मिसाइल फिन्स, विंग्स और टेल सरफेसेस का यूज करती है ताकि वो हवा के बहाव में भी अपने पाथ पर उड़ सके। एसीएस की वजह से ही मिसाइल अपने पाथ पर बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाकर रखती है। कंट्रोल के बाद आता है पेलोड्स, मिसाइल की सबसे मेन चीज जो मिसाइल को डेंजरस बनाती है। आपको हर मिसाइल में आगे की तरफ ये कोन दिखाई देगा। इस कोन के 2 काम है, मिसाइल को एरोडायनेमिक्स देना और कोई भी एक्सप्लोजिव लेकर जाना। सिंपल भाषा में इसी कोन के अंदर बॉम्ब होता है जिसे वारहेड भी कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार के बॉम्ब लगाए जा सकते हैं, कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब। सीईबी बॉम्ब टिपिकली हाई एक्सप्लोजिव होते हैं जैसे कि टीएनटी या आरडीएक्स, जो फटने के बाद शॉक वेव बनाते हैं जिससे तबाही होती है। इसे मिसाइल में इंस्टॉल करने के लिए बॉम्ब को एक मेटल के केस में पैक करके रखा जाता है, और जब ये बॉम्ब फटता है तो ये मेटल केस भी कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में फटकर फैल जाता है। सीईबी बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से तो कम डेंजरस है, लेकिन इसके साथ एक छोटी मिसाइल 15 मीटर के रेंज में तबाही कर सकती है, और एक बड़ी मिसाइल सीईबी के साथ 1 किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में तबाही कर सकती है। इसके एक्सप्लोड होने से बिल्डिंग्स गिरेंगी, गाड़ियां टूटेंगी और दीवारें भी तबाह हो जाएंगी। साथ में एक्सप्लोजन रेडियस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पावर लाइंस, वाटर पाइप्स, सीवेज सिस्टम, बिजली के खंभे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या वो इससे डर गए? अभी तो न्यूक्लियर बॉम्ब बाकी है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स 2 टाइप के होते हैं, फ्यूजन और फिशन बॉम्ब। फ्यूजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करके वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाई जाती है, और फिशन बॉम्ब में इसी एनर्जी के चेन रिएक्शन का यूज करके वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाई जाती है। अब ये दोनों टॉपिक्स तो वीडियो के बाहर के हो जाएंगे, तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितने खतरनाक होते हैं। जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो उसके ब्लास्ट का फोर्स हवा में इतना ज्यादा होता है कि अकेला ये फोर्स ही बिल्डिंग्स को गिराने की ताकत रखता है। इसके बाद इंटेंस हीट, गर्मी, जिसका तापमान 100 मिलियन डिग्री तक होता है। ये गर्मी इसके रास्ते में आने वाले हर चीज को भून कर रख देगी। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब आपके पास फट जाता है तो उसकी गर्मी आपके शरीर को वेपराइज कर देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इसी गर्मी से बिजली के खंभे, जंगल, पेड़ सब जलकर राख होने लगेंगे, और इतना ज्यादा टेम्परेचर कोई भी जीव नहीं झेल सकता। इस बॉम्ब का 1 किलो टन अगर एक शहर के ऊपर एक्सप्लोड किया जाए तो ये 0.4 किलोमीटर के रेडियस में तबाही मचा सकता है, और 10 मेगाटन का एक न्यूक्लियर बॉम्ब करीब 8 किलोमीटर से भी ज्यादा रेडियस में तबाही मचा सकता है। ये तो हो गई पहली तबाही।
दूसरी तबाही अभी बाकी है। गर्मा गर्म तबाही के बाद जहां तक बॉम्ब की तबाही पहुंचेगी, वहां पर रेडिएशन की वजह से इंसान के शरीर पर इंजरीज और डैमेजेस होंगे। इस धमाके से आयोनाइज्ड रेडिएशन निकलेगी, जो होगी गामा रेज, अल्फा बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स। गामा रेज बहुत ही एनर्जेटिक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, जिसमें हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं और इंसानी शरीर के सेल्स, टिश्यूज सब बर्बाद कर सकती है, जिससे कई सारी बीमारियां और कैंसर हो सकता है। गामा रेज के साथ अल्फा बीटा पार्टिकल्स तो आपके शरीर में नहीं जा सकते, तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन बीटा पार्टिकल्स स्किन बर्न्स कर सकते हैं, आपके स्किन को खराब कर सकते हैं। गामा रेज आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है, जिससे बचना असंभव होगा। ऐसा ही सब 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी में फटे एटॉमिक बॉम्ब से देखा गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सब खत्म होने के बाद भी एटॉम बॉम्ब की रेडिएशन कई महीनों तक एक्सप्लोडेड जगह पर बनी रहेगी, जिससे वो शहर, वो एरिया रहने लायक नहीं बचेगा। Now I am become death, the destroyer of worlds. तो अब आप समझ गए होंगे कि एटॉम बॉम्ब के सामने आरडीएक्स और टीएनटी सूतली बॉम्ब है। मिसाइल कहां और क्यों लॉन्च की जाएगी और इससे क्या डिस्ट्रॉय करना है, इसके लिए कई सारी अलग अलग मिसाइल्स होती हैं। उन सब के बारे में जानते हैं। पहली है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसे ग्राउंड या सी से लॉन्च किया जाता है और इसका काम होता है जमीन या पानी पर मौजूद टारगेट पर हमला करना। इंडिया के पास इस कैटेगरी में मिसाइल आती है अग्नि मिसाइल। नेक्स्ट एयर टू ग्राउंड, जिसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन के जरिए आसमान से लॉन्च किया जाता है और इसका काम होता है आसमान से नीचे जमीन या पानी पर मौजूद टारगेट पर वार करना। नेक्स्ट सबमरीन लॉन्च, जिसे पानी के अंदर से सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल्स कई दूरी तक सफर करके अलग अलग टारगेट पर अटैक कर सकती हैं और इनका रूट प्री प्लान्ड होता है, जैसे कि सगारिका। नेक्स्ट क्रूज मिसाइल, जिन्हें लो रेंज लो एल्टीट्यूड टारगेट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मोस। और आखिर में बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन्हें पहले इंजन के जरिए हाई एल्टीट्यूड तक उड़ाते हुए एटमॉस्फेयर से ऊपर स्पेस में पहुंचाया जाता है। वहां तक पहुंचकर मिसाइल के इंजन बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद मिसाइल ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस पर निर्भर होती है। मिसाइल तेजी से नीचे गिरते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू करती है, जिसे जायरोस्कोप और जीपीएस की मदद से ट्रैक किया जाता है और मिसाइल तेजी से गिरते हुए अपने टारगेट पर ब्लास्ट होती है। यानी ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करती है, बूम, ऐसा। इंडिया के पास इस टाइप की मिसाइल है, जैसे कि अग्नि 5 या फिर अग्नि वी। अब तक करीब 35 देशों के पास ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और करीब 25 देशों के पास ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल्स हैं। 9 देशों के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये देश 1000 किलोमीटर तक के रेंज तक अपने मिसाइल्स के टेस्ट कर चुके हैं। करेंटली अपने इंडिया के पास करीब 29 अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स हैं और इंडिया के पास 160 से 170 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद हैं। इनफैक्ट इंडिया के साथ 8 देशों में भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो है रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। न्यूक्लियर पावर के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर आता है विद मोर देन 5000 वारहेड और इंडिया 4th नंबर पर आता है। इंडिया के जो सबसे बड़े मिसाइल्स हैं उनके नाम हैं ब्रह्मोस, अग्नि और प्रलय। लेकिन अग्नि 5 को इंडिया के सबसे पावरफुल मिसाइल की पोजीशन दी गई है, जो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन यूज करती है। ये एक एडवांस्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 1.5 टन तक के न्यूक्लियर वॉरहेड को करीब 5000 से 5500 किलोमीटर की रेंज तक लेकर जा सकती है। आई रिपीट, 1.5 टन के वारहेड को। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम और हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस का यूज किया गया है। ये मिसाइल 8.16 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ सकती है, यानी 29,000 किलोमीटर पर आवर। है ना कमाल। अब ये मिसाइल्स भले ही रॉकेट की कॉपी हो, जो इंसानियत को खत्म करने की ताकत रखती है, लेकिन ये सोचकर अजीब लगता है कि इंसान हर चीज में अपने अंदर की नफरत को सबसे आगे ले ही आता है। इंसान चांद पर पहुंच चुका है, ऐसे ऐसे काम कर चुका है जो हमारे पूर्वज सोच भी नहीं सकते थे। चाहे इंसान सबसे पास के तारे तक क्यों ना पहुंच जाए, उसका जंगली नेचर कभी खत्म नहीं होगा। चाहे हम इंसान इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन क्यों ना बन जाए, ब्रह्मांड में दूर दूर तक सफर कर सकें, लेकिन शायद तब भी इंसान एक दूसरे से नफरत करना नहीं छोड़ेगा। बाकी पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, ये पूरा यूनिवर्स पड़ा है। हम इंसानों का भविष्य तारों में है। इंसान को बढ़ाने वाला, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने वाला हर एक वो इंसान जिसने इंसानी विकास के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाई, उस हर एक इंसान के काम, उसकी सोच, उसके इन्वेंशन, उसके बलिदान, उसकी मेहनत से ही हम इंसान आज वो बन पाए हैं जो हम हैं। और हम इंसान खुद इतने समझदार हो गए हैं कि हम खुद को खत्म करने की ताकत रखते हैं। इंसान का मतलब सिर्फ एक ही चीज से बनता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर कर और क्या छोड़ कर जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी जिंदगी जी सके, ना कि उसे अपनी जिंदगी काटनी पड़े। और हर दिन अपनी बढ़ती साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी से वो कुछ ऐसा कर सके कि हर बच्चा एक कमाल करने की सोच रख सके। बाकी हम इस विशाल ब्रह्मांड में इस छोटे से ब्लू बिंदु पर रहते हैं। यह है हमारा घर। इस पर वो सब रहते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप जानते हैं और जिसके बारे में आपने कभी सुना है। हर वो इंसान जो कभी जिंदा था,
वो इसी नीले बिंदु पर रहता था। हर हारा हुआ, हर जीता हुआ, हर लड़ाकू, हर डरपोक, हमारे दुखों और सुखों के पल, हजारों धर्म, विचारधाराएं, सिद्धांत, हर शिकारी और शिकार, हर नायक और कायर, हर राजा और किसान, हर प्रेमी जोड़ा, हर माता पिता और उनकी आश, हर आविष्कार और खोजकर्ता, हर शिक्षक और छात्र, हर सुपरस्टार, हर नेता, हर छोटा, हर बड़ा, एवरीवन एंड एवरीथिंग जो कभी थी, है और होने वाली है। हमारी प्रजाति का इतिहास और हमारा आने वाला कल इस नीले बिंदु पर है। पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा मंच है। उन सभी सेनापतियों और सम्राटों द्वारा बहाए गए रक्त की नदियों के बारे में सोचो, ताकि अपने गौरव से वो एक बिंदु के स्वामी बन सके। इस बिंदु पर की गई क्रूरता के बारे में सोचो, जो ब्रह्मांड में अपनी जगह नहीं पहचानते। इस बिंदु पर एक कोने पर रहने वाली किसी सभ्यता के बारे में सोचो, जिसने दूसरे कोने पर रहने वाली एक सभ्यता को नुकसान पहुंचाया होगा। उनकी गलत फहमियां कितनी बड़ी हैं और वो कितने छोटे हैं, जो एक दूसरे को मारने के लिए कितने उत्सुक हैं। उनकी नफरतें उनसे भी ज्यादा बड़ी हैं। हमारी शान, हमारी कल्पना, हमारा महत्व, इस सब के लिए इस ब्रह्मांड में हमारे पास इस बिंदु के अलावा कोई भी जगह नहीं है। हमारा ग्रह विशाल ब्रह्मांड के अंधकार में एक अकेला धब्बा है। हमारी विशालता में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हमें खुद से बचाने के लिए कहीं और से मदद मिलेगी। हमारी धरती एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिंदगी मौजूद है, और आने वाले कई सालों में हमारे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल भी नहीं है, जहाँ पर हम या तो नफरत फैला सकें या फिर आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये बिंदु ही हमारा घर है, हम सबका घर, जहाँ पर हम रहते हैं। द वर्ड्स ऑफ सर कार्ल सेगन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे कुछ जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।